नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। स्वागत करते हैं आप सभी इकाई वस्तु जी को इसमें। तो दोस्तों आज जो है कि बिहार डीएलएड के लिए प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर लेके आए हुए हैं, जो पिछले बार क्वेश्चन पूछा गया है और जो भी 2026 में तैयारी करने वाले हैं। सबसे पहले आप पीवाईक्यू को कंप्लीट कर लीजिए, इस पे पकड़ बना लीजिए। अगर पीवाईक्यू आपका पूरा कंप्लीट रहेगा ना तो समझ लीजिए तैयारी करना आसान होगा और एग्जाम पास करना आपके लिए आसान हो जाएगा, क्योंकि पीवाईक्यू से क्वेश्चन रिपीट किया जाता है, यानी कि पिछले बार जो क्वेश्चन पूछा गया है वहां से हूबहू रिपीट कर लिया जाता है। तो हम आपको पूरा पीवाईक्यू कंप्लीट करवा देंगे। 2022 से लेके 2025 में जितने भी आपका पेपर हुआ था वो सारा एक एक करके कंप्लीट करवा देंगे। तो मेरे साथ जुड़ के आप सभी बेहतर तरीके से तैयारी कर सकते हैं, हर चीज कंप्लीट कर सकते हैं। आप सभी ज्वाइन करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को प्रेस कर लीजिएगा आप सभी। आइए पहला सेक्शन जो है कि हम सभी विज्ञान से कंप्लीट करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर इधर उधर हो सकता है, इसके लिए टेंशन नहीं लेना है। पूरा हम 1 से लेकर 120 क्वेश्चन आपको कंप्लीट करवाने वाले हैं। क्वेश्चन है कि क्रिप्टोगेमस एक है। ध्यान से क्वेश्चन को देखिएगा आप सभी। क्वेश्चन क्या पूछा गया, किस पैटर्न का क्वेश्चन पूछा गया है और आगे आपको किस प्रकार से तैयारी करना है। तो याद रखिएगा, बिना बीज वाले पौधे होते हैं क्रिप्टोगेमस। तो ऑप्शन में एक करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि आनुवांशिकता का जनक कौन है। तो राइट आंसर हो जाएगा ग्रेगर जोहान मेंडल। तो ऑप्शन में सी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए इसने अपनी रिसर्च करने के लिए जो कि मटर का जो पौधा होता है उसी का उपयोग किया था, ग्रेगर जोहान मेंडल ने। अगला क्वेश्चन है कि अष्टक का नियम किस तत्व पर लागू पाया गया है। देखिए अष्टक के नियम की बात किया जाए तो ये कैल्शियम तक ही पाया गया है, याद रखिएगा आप सभी, क्योंकि कैल्शियम के बाद जो प्रत्येक 8वें तत्व का जो गुण होता है, याद रखिएगा, वो प्रारंभिक गुण से भिन्न होता है। इसीलिए कैल्शियम तक जो है कि आपका अष्टक का नियम लागू होता है। तो ऑप्शन में सी करेक्ट आंसर होगा। अगला है ओजोन परत में छेद होने के कारण मानव शरीर का कौन सा अंग सबसे ज्यादा प्रभावित होता है। देखिए ओजोन परत जो है ये हमारी रक्षा करता है, यह पृथ्वी का कवच भी कहा जाता है, क्योंकि सूर्य से जो पराबैंगनी किरण आते हैं उससे जो है कि रक्षा करता है। ध्यान दीजिएगा आप सभी, जो कि खतरनाक किरण है, पराबैंगनी किरणें, क्योंकि त्वचा पर पड़ने के बाद कैंसर होने की संभावना होता है। तो ऑप्शन में बी करेक्ट आंसर होगा। अच्छा, आप सभी को पता है कि ओजोन परत में छिद्र हो रहा है, इसका कारण क्या है। तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन मुख्य रूप से इस छिद्र होने का कारण है, जिसे हम सभी CFC के नाम से जानते हैं। CFC हो सकता है शॉर्ट में देखिए पूछ लिया जाए, तो ध्यान रखिएगा आप सभी। अगला है अधिकांश कवकों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है। तो काइटिन के बनी होती है। ऑप्शन में ए राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, 2311X के परमाणु में न्यूट्रॉनों की संख्या क्या होती है। देखिए ऊपर जो है ये द्रव्यमान की संख्या है और नीचे क्या है, प्रोटॉनों की संख्या है। तो जब भी अगर न्यूट्रॉन की संख्या अगर निकालना है तो ये दोनों में माइनस कर लीजिए, यानी कि द्रव्यमान संख्या माइनस प्रोटॉनों की संख्या बराबर न्यूट्रॉन की संख्या होता है। तो 23 - 11 कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 12 बचेगा। तो 12 हो जाएगा न्यूट्रॉनों की संख्या। ऑप्शन में डी करेक्ट आंसर होगा। अगला है पदार्थ का वर्गीकरण किस आधार पर होता है। चलिए क्वेश्चन में 52 का राइट आंसर कीजिएगा आप सभी। देखिए पदार्थों का जो वर्गीकरण होता है यह आपका भौतिक और रासायनिक गुणधर्म पर किया जाता है, यानी कि ऑप्शन में डी राइट आंसर होगा। देखिए फ्रेंड्स को बताते हैं कि आप इस सेशन को लाइक जरूर कर लिया कीजिए। ये जो इतना मेहनत कर रही है सिर्फ आप ही के लिए मेहनत कर रहे हैं, ताकि हम आपको बेहतर कंटेंट दे, वो चीज़ें आपको दे दें जो पेपर में पूछा जा रहा है। तो सेशन को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, अपना प्यार जरूर दीजिएगा और इसी प्यार के खातिर निरंतर हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं। क्वेश्चन में 53 है कि पायरुवेट विखंडन के उपरांत कार्बन डाइऑक्साइड जल तथा ऊर्जा देता है, यह क्रिया कहाँ संपन्न होती है। तो देखिए ये क्रिया जो है कि आपका माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होती है। तो ऑप्शन में बी करेक्ट आंसर होगा। अच्छा, माइटोकॉन्ड्रिया को हम क्या कहते हैं, कोशिका का पावर हाउस कहते हैं। ये जो ऊर्जा है ATP के रूप में जो है कि संग्रहित करके रखता है। ध्यान दीजिएगा आप सभी। अच्छा, कोशिका का दिमाग किसे कहा जाता है, केंद्रक को याद रखिएगा आप सभी, जिसे न्यूक्लियस कहा जाता है। अगला है कि चंद्रमा का द्रव्यमान पृथ्वी के द्रव्यमान का 0.012 गुना तथा व्यास पृथ्वी के व्यास का 0.25 गुना है, तो जी का मान चंद्रमा पर क्या होगा। आपको पता होना चाहिए कि जो द्रव्यमान होता है चाहे वो चंद्रमा पर हो या पृथ्वी पर हो, वो द्रव्यमान समान ही रहेगा। मान लीजिए कि एक मोटा आदमी था, मोटा आदमी को पृथ्वी पर से अगर चंद्रमा पर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, वो पतला होगा, नहीं होगा, यानी कि वो जिस आकार का है उसी आकार का रहेगा। तो द्रव्यमान में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है, बट भार में परिवर्तन हो जाता है।
चंद्रमा पर ले जाने के बाद। तो इसका डी करेक्ट आंसर होगा, पृथ्वी पर इसका मान बराबर होगा। ध्यान दीजिएगा आप सभी, द्रव्यमान में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। समझ में आ गया, भार में परिवर्तन होता है। अगला क्वेश्चन है कि विद्युत चुंबक प्रेरण की खोज किसने की थी? राइट आंसर हो जाएगा फैराडे के द्वारा। ध्यान दीजिएगा आप सभी, किसके द्वारा? फैराडे के द्वारा। यहां से 3 क्वेश्चन याद रखिएगा। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि विद्युत चुंबक क्षेत्र के दाएं हस्त का नियम जो है किसने दिया था, दाएं हस्त के नियम की बात किया जाए तो मैक्सवेल के द्वारा दिया गया था। किसके द्वारा? मैक्सवेल के द्वारा दिया गया था। यह फैक्ट को याद रखिएगा। अगर यही क्वेश्चन पूछा जाए कि बाएं हस्त का नियम किसने दिया था, दाएं हस्त का नियम दिया था मैक्सवेल ने, बाएं हस्त का नियम किसने दिया था? फ्लेमिंग ने दिया था। किसने? फ्लेमिंग ने। तो लिखना होगा तो लिख लीजिएगा कि बाएं हाथ वाला जो है यह आपका फ्लेमिंग के द्वारा दिया गया था। ध्यान दीजिएगा आप सभी, चीजें क्लियर हैं। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा जीवाश्म ऊर्जा है? देखिए जीवाश्म ऊर्जा क्या होता है? जो करोड़ों साल पहले मृत पेड़ पौधे के अवशेष से जो निर्माण हुआ है, बना है, वही क्या है? आपका जीवाश्म ऊर्जा है। जैसे कोयला, यह आपका जीवाश्म ऊर्जा है, याद रखिएगा आप सभी, क्योंकि कोयला का जो निर्माण हुआ है लाखों करोड़ों साल पहले, कह सकते हैं कि जो आपका मृत पेड़ पौधा था वो दब गया था अंदर में और उसी से जो कि कोयले का निर्माण हुआ है। ध्यान दीजिएगा आप सभी, यानी कि आपका कह सकते कि दाब हो गया, उच्च ताप के कारण जो है कि जो दबा, उसके बाद धीरे धीरे कोयला का निर्माण हुआ था। तो कोयला क्या है? एक जीवाश्म ईंधन है। चीजें क्लियर हैं। अगला है समुद्र तल की गहराई ज्ञात करने के लिए समुद्री जहाज में किस विशेष तकनीकी का उपयोग किया जाता है? तो आपको पता है कि समुद्र की गहराई नापने के लिए हम सभी सोनार का प्रयोग करते हैं। यह समुद्र में किसी वस्तु की जांच करने के लिए या कोई वस्तु गिर गया है उसका पता लगाने के लिए हम सिर्फ सोनार का प्रयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसे एक मृत यांत्रिकी उत्तक माना जाता है? स्क्लेरेनकाइमा को मृत यांत्रिकी उत्तक माना जाता है, जबकि एरेनकाइमा, फ्रेनकाइमा और कोलेनकाइमा ये सभी आपका जीवित होता है। याद रखिएगा आप सभी, जीवित उत्तक है ये सभी। अगला है एमीटर को विद्युत परिपथ में किस क्रम में जोड़ा जाता है? तो देखिए एमीटर जो होता है इसे श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। किस क्रम में? श्रेणी क्रम में। जबकि आप देखते हैं जो घर में जो वायरिंग किया जाता है उसमें जो आप सभी का जो बिजली वायरिंग होता है वो समांतर क्रम में होता है। किस क्रम में? समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि एक बस की चाल 10 सेकेंड में 36 किलोमीटर घंटा से 72 किलोमीटर घंटा हो जाती है, तो इसका त्वरण क्या होगा? त्वरण ज्ञात करने के लिए आपको सूत्र बताए थे कि ए बराबर क्या होता है? v माइनस यू होता है बटा टी होता है। ए बराबर यानी कि त्वरण ज्ञात करने के लिए ए बराबर v माइनस यू बटा टी आपको बताए थे। तो देख लीजिएगा यहाँ से सबसे पहले समय कितना दिया है? 10 सेकेंड, और आपके पास अंतिम वेग और प्रारंभिक वेग कितना दिया हुआ है? 36 और 72 दिया हुआ है। तो इसको सबसे पहले अंतर कर लीजिए। तो 72 माइनस आप अगर 36 कीजिएगा तो बचेगा आपके पास कितना? 36 बचेगा। ध्यान दीजिएगा आप सभी, कितना बचेगा? 36 बचेगा। और यहाँ 36 देखिएगा तो ये किलो घंटा में है, यानी कि किलोमीटर घंटा में है, और समय आपके पास सेकेंड में दिया हुआ है। तो सबसे पहले यहाँ हम किलोमीटर घंटा को सेकेंड, प्रति सेकेंड में बदल देंगे। तो क्या करना होगा? 5/18 से गुना करना होगा। 18 दूनी 36 काट दीजिए, 5 दूनी 10 मीटर प्रति सेकेंड हो जाएगा। और समय आपके पास कितना था? 10 सेकेंड था। इसको अगर काट दीजिएगा तो 1 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, डी राइट आंसर होगा। ध्यान दीजिएगा आप सभी। अगर त्वरण ज्ञात करने का सूत्र अगर पता होता तो आराम से इसका आंसर कर लेते आप सभी। रेटिना प्रकाश को परावर्तित करता है। तो देखिए रेटिना प्रकाश को जो परावर्तित करता है ये विद्युत सिग्नल में करता है। अगला है क्रेब्स चक्र का एक महत्वपूर्ण उत्पाद जो एटीपी संश्लेषण करता है। देखिए आपको बताए थे कि जो एटीपी है ये माइटोकॉन्ड्रिया जो है ऊर्जा इसी रूप में संग्रहित करके रखता है। कहाँ पे? कोशिका में। ध्यान दीजिएगा आप सभी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, NADH में करके रखता है। ध्यान दीजिएगा आप सभी। अगला है कि अगर कोई X ऑक्सीजन से क्रिया करके X का ऑक्साइड बनाता है तो जो लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है उस तत्व में X क्या है? तो यहां पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। अगर कोई भी X का ऑक्साइड है और लाल लिटमस को नीला कर देगा तो वो एक क्षारीय ऑक्साइड होगा। क्या होगा? क्षारीय ऑक्साइड होगा। और आप सभी जानते हैं कि जो आप सभी का जो क्षारीय ऑक्साइड बनता है वो सिर्फ धातु ही क्षारीय ऑक्साइड बनाता है। तो ऑप्शन में बी करेक्ट आंसर होगा। अगला है
किसानों के द्वारा फसल चक्र का उपयोग किसकी वृद्धि हेतु किया जाता है। सबसे पहले ये समझिए कि फसल चक्र क्या होता है, अलग अलग मौसम में अलग अलग फसल लगाना, याद रखिएगा आप सभी। इससे मृदा का उर्वरता बढ़ता है, ध्यान दीजिएगा आप सभी। एक ही फसल लगाने से उर्वरता कम हो जाता है, इसीलिए कहा जाता है कि अलग अलग फसल लगाना चाहिए अलग अलग मौसम में। अगला है प्रकाश संश्लेषण में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, यानी कि प्रकाश संश्लेषण के बारे में कौन सा कथन सत्य है। तो देखिए प्रकाश संश्लेषण जो है ये आपका एक ऊष्मा शोषी अभिक्रिया है, ना कि ऊष्मा क्षेपी। ध्यान दीजिएगा, ऊष्मा क्षेपी नहीं होता है, प्रकाश संश्लेषण एक ऊष्मा शोषी अभिक्रिया होता है। बात समझे आप सभी, ऊष्मा शोषी। अब आइए सामाजिक अध्ययन का देखते हैं हम सभी। क्वेश्चन है कि विधान परिषद की स्थापना को भारत के संविधान के अनुच्छेद डैश में परिभाषित किया गया था। तो देखिए अनुच्छेद से क्वेश्चन पूछा गया है, तो संभावना है कि अनुच्छेद से पेपर में क्वेश्चन बन सकता है आपका। तो ध्यान दीजिएगा, जो आप सभी 169 देख रहे हैं ये आपका विधान परिषद की स्थापना से संबंधित अनुच्छेद है। अगर वहीं विधानसभा की बात किया जाए तो इसकी स्थापना से संबंधित अनुच्छेद जो है अनुच्छेद 70 है, याद रखिएगा आप सभी, अनुच्छेद 70। अच्छा, अनुच्छेद 72 जो देख रहे हैं ये किससे संबंधित है, तो राज्य में विधायिका के कार्यकाल से संबंधित है, याद रखिएगा आप सभी। बात समझ गए। अगला है प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है। देखिए प्राथमिक ऊर्जा में क्या क्या आ जाएगा, जैसे प्राकृतिक गैस हो गया, पेट्रोलियम हो गया, कोयला हो गया, ये सभी प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण है। जबकि विद्युत जो है ये प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है, ये द्वितीय ऊर्जा का उदाहरण है, याद रखिएगा आप सभी। बात समझ गए आप सभी। अगला है तेलुगु स्वाभिमान का नारा किस राज्य में दिया गया था, तो आंध्र प्रदेश में दिया गया था, क्योंकि आप सभी को पता है जैसे तेलुगु की बात किया गया है तो तेलुगु या तो तेलंगाना या तो आंध्र प्रदेश में बोला जाता है। 2011 जनगणना के अनुसार भारत की कितनी प्रतिशत आबादी द्वितीय कार्यों में लगी है, तो देखिए ऑप्शन में सी राइट आंसर होगा 0.243, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। किस पतन का नया नाम जवाहरलाल नेहरू पतन रख दिया गया है। पतन कौन सी बंदरगाह के नाम से जानते हैं, इसे हम सभी कहते थे मुंबई पतन या नाहवा सेवा बंदरगाह के नाम से जानते थे, याद रखिएगा आप सभी। किस नाम से जानते थे, नाहवा सेवा बंदरगाह के नाम से जानते थे, जिसकी स्थापना जो है कि 1988 से 89 के बीच में किया गया था। तो ऑप्शन में ए राइट आंसर होगा। ये देखिएगा तो सबसे बड़ा कह सकते हैं आपका कंटेनर बंदरगाह है नाहवा सेवा, यानी कि जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह। अगला है कि सर्वप्रथम कॉमन सेंस की रचना किसने की थी, तो इसकी रचना थॉमस पाइन के द्वारा किया गया था और ये 1776 में हुआ था। कब, 1776। अगला क्वेश्चन है कि भारत में निष्पक्ष निर्वाचन की प्रक्रिया के संचालन का दायित्व किस पर है। देखिए निष्पक्ष निर्वाचन की बात किया जाए, जितने भी चुनाव होते हैं, चाहे वो राष्ट्रपति का चुनाव हो या आप सभी कह सकते हैं कि संसद का चुनाव हो या कह सकते हैं कि विधान मंडल का चुनाव हो, ये सभी का चुनाव कराने का जिम्मेदारी किसका होता है, तो ये आपका निर्वाचन आयोग का होता है। तो ऑप्शन में सी राइट आंसर होगा। अनुच्छेद 324 जो है निर्वाचन आयोग से संबंधित है। अगला है इनमें से भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है। यहाँ से ध्यान दीजिएगा, 3 क्वेश्चन आपको बताएंगे और तीनों क्वेश्चन याद रखिएगा, हो सकता है किसी न किसी शिफ्ट में पूछ लिया जाए। देखिए भील जो है 2011 जनगणना के अनुसार सबसे बड़ी जनजाति है। दूसरी सबसे बड़ी जनजाति अभी के समय में गोंड है, याद रखिएगा आप सभी, गोंड है। और तीसरी सबसे बड़ी जनजाति जो है वो आपका संथाल जनजाति है, याद रखिएगा आप सभी। कौन सी जनजाति, संथाल जनजाति। और संथाल जनजाति जो देखते हैं इसकी भाषा संथाली है, जो कि 2003 में, याद रखिएगा 2003 में जो आपका 8वीं अनुसूची है जिसमें 22 भाषा को दर्जा दिया गया है, उसी में इस भाषा को भी सम्मिलित किया गया, यानी कि संथाली भाषा को। तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन में डी करेक्ट आंसर होगा, भील सबसे बड़ी जनजाति है। जेम्स वाट ने किस यंत्र का आविष्कार किया था, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वाष्प इंजन का आविष्कार किया था। ध्यान दीजिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन है कि कांवर झील बिहार के किस जिले में स्थित है। देखिए कांवर झील की अगर बात किया जाए तो ये आपका बेगूसराय जिले में है। ध्यान दीजिएगा आप सभी, बेगूसराय जिले में है और इसे पक्षी विहार का दर्जा जो मिला था वो 1987 में मिला था। कब, 1987 में पक्षी विहार का दर्जा। और 2020 में इसे फाइनल कर सकते हैं कि इसे जो है कि रामसर स्थल में शामिल किया गया है। याद रखिएगा आप सभी, रामसर स्थल में कब शामिल किया गया,
आर्द्र भूमि में, तो ध्यान दीजिएगा आप सभी 2020 में शामिल किया गया। और जो आप सभी कांवर झील पक्षी विहार देख रहे हैं, ये राज्य का एकमात्र कह सकते हैं कि आर्द्र भूमि स्थल है जिसे रामसर साइड में शामिल किया गया है। भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? तो याद रखिएगा सुकुमार सेन। कौन थे? सुकुमार सेन। अच्छा, इसका कार्य अवधि की बात किया जाए तो ध्यान दीजिएगा 1950 से लेकर 1958 तक था। अगला प्रश्न देखिएगा, द्वितीय विश्व युद्ध में धुरी राष्ट्र में कौन सा देश सम्मिलित नहीं था? अब यहाँ पर थोड़ा सा गौर कीजिएगा, जो कल का जो हम आपको सेशन दिए हुए थे जिसमें एक टॉपिक आपको बताए थे और उसमें लिखे हुए थे कि यहाँ से प्रश्न आपके पेपर में निश्चित पूछा जाएगा, तो किसी बच्चे को लग रहा था नहीं पूछा जाएगा प्रश्न, तो ध्यान दीजिएगा आपके सामने में प्रश्न है और वहाँ जाके उस वीडियो को देखिएगा। वो एक ऐसा टॉपिक है, प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध, वहाँ से प्रश्न बनता ही बनता है, चाहे वो किसी भी तरह से बने प्रश्न आएगा पेपर में। इसीलिए बताए थे कि यहाँ से प्रश्न निश्चित है कि पूछा जाएगा आपके पेपर में। तो जिसको लगता था नहीं पूछा जाएगा तो आप देख लीजिए पूछा गया है आपके पेपर में। अगर जो वीडियो देखे होंगे, क्लास देखे होंगे, आराम से इस प्रश्न का आंसर कर दीजिएगा। और जिसको लगता है कि नहीं पूछा जाएगा, आराम से सोइए, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। और जिसको लगता है कि हाँ जो हम पढ़ा रहे हैं वो प्रश्न आएगा, तो आराम से पढ़िए, कहीं कोई दिक्कत नहीं है आपको। हम आपको इतना आश्वासन देते हैं कि जितना हम तैयारी करवा देंगे अच्छा स्कोर कर पाइएगा पेपर में बेहतरीन तरीके से। तो द्वितीय विश्व युद्ध में धुरी राष्ट्रों में कौन सा देश सम्मिलित नहीं था? तो याद रखिएगा आप सभी, इसमें आपका सोवियत संघ सम्मिलित नहीं था, यानी कि ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा, सोवियत संघ, रूस। याद रखिएगा आप सभी। अच्छा, धुरी राष्ट्र में शामिल कौन कौन सा था? एक आपका जर्मनी हो जाएगा, लिखना शुरू कीजिएगा आप सभी, जर्मनी हो जाएगा। इसके अलावा जापान हो जाएगा, याद रखिएगा, जापान हो जाएगा, जापान हो जाएगा। इसके अलावा याद रखिएगा इटली हो जाएगा, इटली। ये सभी आपका धुरी राष्ट्रों में शामिल था। जबकि आपका सोवियत संघ जो है ये आपका मित्र राष्ट्र में शामिल था। अच्छा, मित्र राष्ट्र में कौन कौन सा देश शामिल था? ब्रिटेन हो गया, उसके बाद अमेरिका हो गया और आपका कह सकते हैं कि रूस हो गया। ये सभी आपका मित्र राष्ट्र में था। चीज़ें क्लियर हैं? अगला है, बालाघाट खानों में निम्नलिखित में से किस खनिज का खनन किया जाता है? देखिए, हम आपको वही चीज़ें प्रोवाइड कर रहे हैं जो पेपर में पूछा जाता है। इधर उधर भटकाने का कोई काम नहीं है। बहुत सारा ऐसा है कि आपको भटकाते जा रहे हैं, क्या पूछेगा क्या नहीं पूछेगा कोई मतलब नहीं है, जो मन तो आपको दे रहा है। तो थोड़ा सा आप भी ध्यान से पढ़िए, वही चीज़ें पढ़िए जो पेपर के लिए इम्पॉर्टेंट है। मैग्नीज याद रखिएगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन खरीफ फसल का उदाहरण है? तो देखिए, खरीफ फसल, रबी फसल और जायद फसल के बारे में आपको बताए हैं। तो चावल जो है ये खरीफ फसल है, जबकि मटर हो गया, गेहूं हो गया, चना, ये रबी फसल का उदाहरण है। बात समझ गए आप सभी? निम्नलिखित में से कौन सा एक डेयरी पशु नहीं है? तो ध्यान दीजिएगा, डेयरी पशु क्या है? जैसे भैंस हो गया, गाय हो गया और बकरी, ये सभी डेयरी पशु है, जबकि ऊँट नहीं है। ध्यान दीजिएगा आप सभी, ऊँट नहीं होगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा कि पृथ्वी के अक्ष के सिरों को क्या कहते हैं? यहाँ ध्यान दीजिएगा, जैसे कि कह सकते हैं ये पूरा पृथ्वी का ग्लोब है, इस अक्ष को और इस अक्ष को क्या कहते हैं? तो आपको पता है कि ये उत्तरी ध्रुव और ये दक्षिणी ध्रुव है। इसे हम सभी 90 डिग्री उत्तरी ध्रुव कहते हैं और इसे हम सभी 90 डिग्री साउथ यानी कि दक्षिणी ध्रुव कहते हैं। इसे हम सभी क्या कहते हैं? विषुवत रेखा कहते हैं या भूमध्य रेखा कहते हैं या 0 डिग्री अक्षांश रेखा कहते हैं। इसे हम सभी देशांतर रेखा कहते हैं या ग्रीनविच रेखा कहते हैं। इससे आपका समय का निर्धारण होता है ग्रीनविच रेखा से, और इससे आपका मौसम का पता चलता है। याद रखिएगा आप सभी, 23.5 डिग्री ऊपर जो है वो कर्क रेखा है और 23.5 डिग्री नीचे आपका मकर रेखा होता है, तो इसे ध्रुव के नाम से जानते हैं। बात समझ गए? अगला है कि इनमें से किस देश को सामाजिक विभेद के कारण विखंडन का सामना करना पड़ा था? यूगोस्लाविया को करना पड़ा था, डी करेक्ट आंसर होगा। रेशम मार्ग कहाँ से शुरू होता है? तो ये चीन से शुरू होता है। एल नीनो की उत्पत्ति किस देश के तट पर होती है? तो ये आपका पेरू बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, पेरू। अगला क्वेश्चन है कि बोबेन राजवंश जिसे फ्रांसीसी क्रांति के दौरान अपदस्थ कर दिया गया था, डैश की संधि पर हस्ताक्षर करने के बाद सत्ता में बहाल किया गया था? तो ये वियना का जब संधि हुआ था 1815 में, उसके बाद इसे सत्ता में बहाल किया गया था। तो ऑप्शन में सी करेक्ट आंसर होगा। अब यहाँ पर देखिएगा तार्किक विश्लेषणात्मक क्षमता यानी कि रीजनिंग का प्रश्न है। यहाँ पर एक लुप्त संख्या दिया हुआ है और उसके बाद यहाँ पर आपको आंसर करना है। कोई बता सकते हैं इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा, आराम से बना लीजिएगा प्रश्न को।
देखिए बना के आपको बताते हैं कि बनाना कैसे है। सीरीज आप या तो इधर से ले सकते हैं या तो इधर से ले सकते हैं। तो हम सभी इधर से लेते हैं क्योंकि बड़ा संख्या इधर ही आपको देखने के लिए मिल रहा है, इधर सब छोटा है तो छोटा नहीं लेना है, जिधर बड़ा होगा उसको लेना है। यहाँ पर आपको स्थान पता होना चाहिए, जैसे बी का नंबर कितना होता है, सी का नंबर कितना होता है। जैसे ए का 1 होता है, बी का 2 होता है, सी का 3 होता है, डी का 4 होता है। अगर रीजनिंग बनाए होंगे तो आपको पता होगा। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, पहला सेक्शन लीजिए, बी का क्या है 2 है और सी कितना है 3 है, दोनों को प्लस कर दीजिए तो कितना हो जाएगा 3 2 5 हो जाएगा, और 5 का स्क्वायर कीजिएगा तो 25 हो जाएगा ना। और y का मान कितना होता है 25 ही होता है, ध्यान दीजिएगा आप सभी। y को अगर गिनती करते चलिएगा तो ये 25वां लेटर y होता है, 26वां लेटर आपका z होता है। तो ये आपका हो गया, यानी कि दोनों को प्लस किए उसके बाद उसका स्क्वायर कर दिए तो आपका आंसर आ गया यहाँ पे। उसी प्रकार से आगे भी देखिए आप सभी उसी प्रकार से करना है। 1 हो जाएगा a का और उसके बाद c हो जाएगा 3, तो यहाँ क्या हो जाएगा 3 1 4 हो जाएगा, 4 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 16, और 16 जो होता है वो p होता है, याद रखिएगा। तो p का नंबर कितना है 16 है, तो ये बिल्कुल सही है। अब आगे इसी प्रकार से हमको करना है, तो b का क्या हो जाएगा 2 और d का 4 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 4 2 6 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 6 का स्क्वायर करेंगे तो 36 हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा 36। अब यहाँ पर 36 आ गया है, तो आखिर यहाँ क्या होगा। तो सबसे पहले आपको ए से लेके जेड तक जाना है, 26 हो जाएगा, और उसके बाद फिर से ए से आपको गिनती करते चलना है। या इससे अच्छा आप क्या कीजिए 36 में 26 लेटर को माइनस कर लीजिए, क्योंकि जेड तक 26, ए से जेड तक कितना लेटर होता है 26 लेटर होता है। तो 36 में 26 को माइनस कर लीजिए और उसके बाद फिर से रिपीट होगा, तो माइनस कर लीजिएगा तो यहाँ पर कितना बचेगा आपके पास 10 बचेगा। और 10वां लेटर कौन सा हो जाएगा, तो जे होता है 10वां लेटर। गिनती कीजिए आप सभी A B C D E F G H I J, तो जे यहाँ बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। थोड़ा सा यहाँ पर दिमाग लगाने के बाद आंसर आपका बन जाता। लुप्त संख्या दिया हुआ है, यहाँ पर कौन सा अंक आएगा, आराम से बना सकते हैं। घटते क्रम में है, 1 माइनस हुआ है, उसके बाद यहाँ पर 2 माइनस हुआ है, 2 माइनस हुआ है, यहाँ पर आपका 3 माइनस हुआ है, 3 माइनस हुआ है, यहाँ पर आपका फिर यहाँ पर आपका 4 माइनस हुआ है, तो आगे आपका 5 माइनस हो जाएगा। तो 5 कितना हो जाएगा 26 यहाँ पर हो जाएगा। 31 में 5 माइनस कीजिएगा तो 26 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। बात समझ गए। उसके बाद अगला सवाल देख लीजिएगा, ये रीजनिंग का सवाल है पर मैथमेटिक्स के तौर पर क्वेश्चन पूछा गया है, इसका आंसर बता देते हैं बट आपसे बनाने का कोशिश कीजिएगा। जैसे कि 108 दिया हुआ है और यहाँ पर 3 बॉक्स में अलग अलग रंग है, तो इसको 3 से गुना कीजिएगा और उसके बाद 6 से डिवाइड कीजिएगा तो 54 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक बार बनाने का कोशिश कीजिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन है कि ABCD तथा E 5 स्कूल हैं, AE तथा B के बीच में है, ED के दाएं ओर है, यदि E और D दोनों छोर पर है। तो सबसे पहले एक लाइन खींचिए आप सभी, लाइन खींचिए, उसके बाद देख लीजिएगा क्या कहा गया है, C और D जो है दोनों छोर पर है। हो सकता है C यहाँ पर भी हो सकता है और D यहाँ पर भी हो सकता है, D यहाँ भी हो सकता है, C यहाँ भी हो सकता है। अब आगे आइएगा, आगे यहाँ पर कह रहा है कि C के बाएं ओर कौन है। तो यहाँ एक बात याद रखिएगा, C जो है इसके बाएं ओर लेके चलना है, तो C का बायां किधर जाएगा, C का बायां इधर जाएगा, याद रखिएगा आप सभी। अगर C को यहाँ अगर रखते हैं, इसका बायां इधर ले जाएंगे तो कोई भी नहीं होगा, तो C का बायां हमेशा ये साइड जाएगा, तब इसके बाएं का स्थान हम बता सकते हैं कि कौन था इसके बाएं में। तो अब हमको ये पता चल गया कि C कहाँ बैठेगा, तो C यहाँ बैठेगा और D यहाँ बैठेगा। अब चलिए सवाल को बनाइएगा, 1 2 3 3 2 5, A जो है E और B के बीच में है, तो A E और B के बीच में हमेशा बैठेगा। तो E को अगर यहाँ बैठाते हैं और A को यहाँ बैठाते हैं और यहाँ पर B को बैठा देते हैं, बात समझ गए, तो A E और B के बीच में हो गया, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। वहीं आगे कहा गया था कि E जो है D के दाएं है, तो यहाँ पर देखिएगा D यहाँ पे है और इसके दाएं E बैठा हुआ है, D के दाएं E बैठा हुआ है, बिल्कुल सही बैठा हुआ है, याद रखिएगा आप सभी। बाकी बात यहाँ सारा बैठ गया है। तो अब हमसे क्वेश्चन पूछा गया था कि C के बाएं ओर कौन है स्कूल में, तो C के बाएं ओर B बैठा हुआ है, तो ऑप्शन में B करेक्ट आंसर होगा। थोड़ा सा यहाँ पर दिमाग लगाना था। देखिए यहाँ पर पॉइंट दिया था पकड़ने के लिए और यहाँ से इसको पकड़ सकते थे कि C के अगर बाएं ओर किसी को बैठाना है तो C ये साइड नहीं बैठ सकता है, C हमेशा इसी साइड बैठेगा, तब इसका बायां हम बता सकते हैं कि कौन बैठा है। अगर C को यहाँ बैठा के इसका बायां लेते तो कुछ नहीं आता, ध्यान दीजिएगा, क्योंकि C अंतिम में बैठा है। बात समझ गए। अगला है कि अगर आम फल है तो प्याज क्या है, तो राइट आंसर ऑप्शन में भी हो जाएगा, प्याज एक तना है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि यदि अतुल
पाता है कि वह लड़कों की एक पंक्ति में दाएं से 12वें और बाएं से चौथे स्थान पे हैं, तो पंक्ति में कितने लड़कों को जोड़ा जाए ताकि पंक्ति में 28 लड़के हो सके। तो यहाँ समझिएगा आप सभी, अतुल पाता है कि वे लड़कों की एक पंक्ति में दाएं से, याद रखिएगा आप सभी, दाएं से कितना है, दाएं से 12वां है और बाएं से कितना है, ये बाएं से चौथे स्थान पे हैं। तो अब कितना लड़का अगर इसके बीच में हम जोड़ दें ताकि वो 28 लड़का का एक टोटल यहाँ से यहाँ तक पंक्ति बन जाए। मेरा बात समझ गए आप सभी। तो सबसे पहले अतुल को जोड़ लीजिए, दाएं और बाएं से जोड़ते हैं अतुल को। तो दाएं से हो जाएगा 12, बाएं से 4, टोटल हो गया 12 4 16। बट याद रखिएगा अतुल यहाँ पर भी गिनती हो रहा है और यहाँ पर भी गिनती हो रहा है, यानी अतुल 2 बार गिनती हो रहा है। तो एक ही आदमी को हम 2 बार गिनती नहीं कर सकते, एक आदमी को एक ही बार गिनती करेंगे, या तो दाएं से या तो बाएं से। तो क्या करना होगा, एक हमको घटाना होगा। तो 16 में एक घटा देंगे तो कितना बचेगा, 15 बचेगा, याद रखिएगा 15 बचेगा। अब कितना लड़का और जोड़े ताकि 28 पूर जाए। तो कितना लड़का जोड़ने के बाद 28 पूरेगा, तो 28 में 15 को माइनस कर दीजिए तो पता चल जाएगा कितना लड़का जोड़ना है। तो इधर से हो जाएगा 3, इधर से 1, 13 लड़का जोड़ना होगा। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। बात समझे आप सभी, बिल्कुल। अगला सवाल देखिएगा, अगला 92 नंबर जो सवाल आपसे देख रहे हैं, इसमें टाइपिंग एरर है, ठीक है। ये सवाल आपका गलत है, याद रखिएगा। जो ये 7 जो दिया हुआ है, शायद यहीं पर कुछ कन्फ्यूजन है जिसके कारण से ये सवाल नहीं बन पा रहा है। जो आयोग के द्वारा आंसर लिया गया है, आंसर आपको बताते हैं 23 और 28 लिया गया है। एक बार आप बनाने का कोशिश कीजिएगा, हालांकि अगर प्रॉपर सोल्यूशन हो जाता है तो फिर हम आपको इसका स्क्रीनशॉट टेलीग्राम पे लगा देंगे सोल्यूशन के साथ में। जहाँ पर ये मेरे ख्याल से ये जो 7 दिया हुआ है इसमें थोड़ा सा एरर लग रहा है, ठीक है। एक बार देख के आपको कंफर्म करेंगे। अगला क्वेश्चन है कि ऐसे गायकों की संख्या कितनी है जो कि ना तो स्त्री है और ना ही प्रबंधक है। तो देखिए यहाँ पर है प्रबंधक, गायक और स्त्री। तो क्या पूछा, ऐसे गायकों की संख्या कितनी है जो ना तो प्रबंधक होगा और ना ही स्त्री होगा। तो प्रबंधक ये है और स्त्री ये है, तो गायक ये हो जाएगा। ऐसे 15 गायक है जो कि ना तो प्रबंधक है और ना ही स्त्री है। तो ऑप्शन में भी करेक्ट आंसर होगा। अगला है अंग्रेजी वर्णमाला के विपरीत क्रम में बाएं से 10वें अक्षर के दाएं 8वें अक्षर कौन सा होगा। यहाँ समझिएगा, बाएं से बात किया गया और विपरीत अक्षर की बात किया गया है, सीधा नहीं, ए से गिनती नहीं करना है, जेड से आपको गिनती करते चलना है। जेड से याद रखिएगा, जैसे कह सकते हैं कि जेड हो गया, यहाँ पर हो जाएगा वाई होगा, एक्स होगा, डब्ल्यू होगा, भी होगा, यू होगा, टी होगा, एस होगा, आर होगा। उसके बाद कह सकते हैं कि क्यू होगा, पी होगा, उसके बाद एन होगा, एम होगा, एल होगा, के होगा, जे होगा, आई होगा, उसके बाद एच होगा। इस प्रकार से आपको गिनती करते चलना था। तो बाएं से 10वें अक्षर, देखिए विपरीत क्रम में गिनती करना है बाएं से 10वें। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और अक्षर के दाएं। तो देखिए बाएं से 10वां अक्षर हम यहाँ तक आए। अब अक्षर का दायां डायरेक्ट सीधा जाएगा, अगर बायां का था तो घूम जाता। याद रखिएगा आप सभी, यहाँ पर ये जो हम सभी गए अपना बाएं से 10वें अक्षर तक गए, पर अब अक्षर के दाएं अगर बात किया जाए तो इसी लाइन में चलेंगे। अक्षर के दाएं थोड़ा सा गौर कीजिएगा आप सभी, अगर यहाँ आपका दायां करता तब यहाँ से हम फिर रिवर्स हो जाते हैं, बट यहाँ अक्षर की दायां की बात किया गया है तो आगे चलेंगे हम सभी। तो अक्षर के दाएं 8वां अक्षर कौन सा होगा। तो अब आगे जो है कि आगे हमको यहाँ से दाएं 8 अक्षर गिनना है। तो यहाँ से हो जाएगा 10, यहाँ तक हो गया, 8 अक्षर आगे चलना है। तो पी के बाद यहाँ आपको आगे चलना है। तो एक हो जाएगा, देखिए यहाँ पर ओ होगा पहले, यहाँ पे एन ओ, उसके बाद पी होता है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8वां अक्षर हो जाएगा आपका आई होगा। तथा इस प्रकार से कर सकते हैं आप सभी कि 10 + 8 को जोड़ दीजिए। 10 + 8 कितना हो जाएगा, 18। गिनती कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 आई हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। बात समझे आप सभी। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, एक श्रृंखला दिया गया है और इसका आंसर करना है। 6 7 15 46 185 है, तो अगली संख्या कौन सी होगी। तो यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, अगर 6 गुना 1 करते हैं और प्लस 1 करते हैं तो कितना होता है, 7 होता है। उसी प्रकार से 7 गुना अगर 2 करते हैं और प्लस 1 करते हैं तो यहाँ 15 हो जाएगा। 7 दूनी 14 प्लस 1 15 हो जाएगा। अब 15 गुना 3 कीजिए, 15 तिया 45, अब प्लस यहाँ पर 1 कर दीजिए तो 45 + 1 46 हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा 46। अब 46 गुना हमको क्या करना है, 4 करना है। तो 46 गुना 4 आप प्लस 1 करेंगे, 46 गुना 4 प्लस 1 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 185 हो जाएगा। ठीक है, 185 होगा। और 185 गुना अब हमको 5 करना है प्लस 1 करना है, तो ये
26 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन में ए। तो यहाँ से आपका रीजनिंग वाला सेक्शन कंप्लीट हो जाता है। अब आइए समान हिंदी का आंसर भी देख लेते हैं। क्वेश्चन देखिएगा, वर्णों की आवृत्ति को डैश कहते हैं। देखिए एक ही वर्ण की बार बार आवृत्ति हो तो इसे हमसे क्या कहते हैं, अनुप्रास अलंकार कहते हैं, याद रखिएगा आप सब। अगला है कि इनमें से कौन सा वाक्य अशुद्ध है। देखिए अशुद्ध वाक्य है कि राम और राम का पुत्र बजाड़ गया, ये आपका अशुद्ध है। सही क्या होगा कि राम और उसका पुत्र बजाड़ गया, राम और उसका पुत्र बजाड़ गया, ये सही होता। राम एक राम घनश्याम हित चातक तुलसीदास में अलंकार है, तो एक राम घनश्याम हित इसमें रूपक अलंकार है, याद रखिएगा कौन सा अलंकार है, रूपक। अगला है कि विद्यालय का संधि विच्छेद क्या होगा, तो विद्यालय का संधि विच्छेद होता है विद्या प्लस आलय होता है, और ये आपका दीर्घ स्वर संधि का उदाहरण है, क्योंकि जो आप सभी आ देख रहे हैं ये आ प्लस आ से मिलकर आ बनता है, इसमें दीर्घ स्वर संधि होता है। जो आप सभी विद्या प्लस आलय देख रहे हैं यहाँ पर आ का प्रयोग हुआ है ना, बिल्कुल ये आपका दीर्घ स्वर संधि का उदाहरण है, तो विद्या प्लस आलय हो जाएगा, ऑप्शन में भी करेक्ट आंसर होगा। अगला है कि निम्न में से कौन सा वाक्य शुद्ध है। देखिए शुद्ध वाक्य हो जाएगा कि वह दंड पाने योग्य है, ये बिल्कुल आपका सही है, बाकी बात ये सभी गलत है। देखिए इसका शुद्ध क्या होगा कि भारत सरकार विद्वानों को पद्म भूषण की पदवी अर्पित कर रही है, ये गलत है। सही क्या होगा कि भारत सरकार विद्वानों को पद्म भूषण सम्मान देती है, ये सही होता। उसके बाद सी नंबर में दिया था कि वहाँ भरी भरकम भीड़ जमा थी, ये गलत है। सही होगा कि वहाँ बहुत भीड़ थी, वहाँ बहुत भीड़ थी। डी नंबर में दिया कि उनका बहुत भारी सम्मान हुआ, ये गलत है। सही होगा कि उनका बहुत सम्मान हुआ, ना कि भारी सम्मान हुआ, ये गलत है, ध्यान दीजिएगा। अगला है कि पहाड़ टूटना मुहावरे का अर्थ क्या होता है, भारी विपत्ति आना या संकट आना, तो संकट आना इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, या भारी विपत्ति आना, तो डी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि वह पैदल नहीं चल सकता, इस वाक्य में वाच्य है। देखिए वह जो है ये एक सर्वनाम शब्द है, याद रखिएगा, और ये वह जो है ये किसी व्यक्ति को संबोधित करने के लिए हम सिर्फ प्रयोग करते हैं, वह एक आदमी है। तो याद रखिएगा जब भी ध्यान दीजिएगा कर्ता कर्म और क्रिया आए वहाँ पर कौन सा वाच्य हो जाएगा, कर्तृवाच्य होता है, याद रखिएगा आप सभी, कौन सा वाच्य, कर्तृवाच्य होता है। जैसे कह सकते कि राम पैदल नहीं चल सकता, तो पैदल कौन नहीं चल सक रहा है, राम नहीं चल सक रहा है, तो याद रखिएगा यहाँ कर्तृवाच्य होगा। अगला क्वेश्चन है कि आजकल पढ़े लिखे युवक नौकरी के लिए खाक छानते फिरते हैं, इस वाक्य में खाक छानना मुहावरे का अर्थ क्या होता है, तो मार मार फिरना या दर दर भटकना, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, डी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कैव शोभाय कर्तारो धर्म गुण किसका कथन है, तो देखिए ये जो कथन है वामन का कथन है, किसका कथन है, वामन का। अगला है कि घोड़े बेचकर सोना मुहावरे का अर्थ क्या होता है, तो याद रखिएगा बेफिक्र होकर सोना न या निश्चित होकर सोना, तो डी राइट आंसर होगा। अगला है कि जब एक ही शब्द दो या दो से अधिक बार आए और उसका अर्थ भिन्न भिन्न हो, वो कौन सा अलंकार होता है। जैसे कहते हैं कनक कनक तेसे गुनी मदिकता अधिकाय, जे खाए बोराय जे पाए बोराय, तो कनक एक कनक का अर्थ होता है सोना और एक कनक का अर्थ होता है धतूरा, यानी शब्द एक ही है पर अर्थ अलग अलग है, यहाँ पर यमक अलंकार होता है। क्रमधारय समास उदाहरण है, तो देखिए क्रमधारय समास का इनमें से कौन सा उदाहरण है, देखिए नवग्रह और नवरात्रि, यहाँ पर संख्या शब्द आपको देखने के लिए मिल रहा है, यानी कि 9 ग्रहों का समूह, और नवरात्रि, नवरात्रि किसको कहते हैं, जो 9 रात्र होता है, जैसे कि दशहरा में देखते हैं नवरात्रि 9 दिन पे जो होता है, पता है आप सभी को, तो यहाँ पर आपका द्विगु समास होगा। जबकि नव युवक में ये आपका कर्मधारय समास का उदाहरण है। युवक कैसा है, बिल्कुल नया नव युवक है। नि उपसर्ग से बना शब्द कौन सा होगा, तो नि उपसर्ग से बना शब्द इसमें हो जाएगा निवास हो जाएगा, याद रखिएगा आप सभी, तो वास जो है ये मूल शब्द है, इसमें नि जोड़ दिए तो निवास हो गया, बात समझ गए, तो ऑप्शन में बी राइट आंसर होगा। और निरपराध जो देख रहे हैं ये निर उपसर्ग से बना हुआ है। अद्भुत रस में कौन सा अस्थाई भाव है, तो देखिए अद्भुत रस में जो अस्थाई भाव होता है विस्मय होता है। देखिए अद्भुत रस में अस्थाई भाव जो होता है वो आपका विस्मय होता है, या कह सकते हैं कि आश्चर्य होता है, तो ऑप्शन में ए राइट आंसर होगा।
अयोध्या के राजा दशरथ के 4 पुत्र थे, इसमें पदबंध है। यहाँ पर देखिएगा जो अयोध्या है ये आपका संज्ञा शब्द है, और संज्ञा कौन सा है, तो अयोध्या यानी कि व्यक्तिवाचक संज्ञा है। और राजा दशरथ भी है, ये भी आपका संज्ञा शब्द है, ध्यान दीजिएगा, और ये भी आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा है। तो यहाँ पर संज्ञा पदबंध होगा, ध्यान देंगे आप सभी। अगला है कि निम्न में से रूपक अलंकार छांटिए। तो देखिए यहाँ पर आपको बताए थे क्वेश्चन, आपको जो कि योजक चिन्ह देखने के लिए मिलेगा, ये गलत हो जाएगा। यहाँ पर ऑप्शन में सी वाला बिल्कुल करेक्ट है कि बढ़त बढ़त संपत्ति स लीलु मन सरोज बढ़ जाए, ये इसमें रूपक अलंकार हैं। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, अगला प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा कि लट लटकिन मनु मथ मधु पगन मादक मधु ही, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, इसमें उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। उत्प्रेक्षा याद रखिएगा आपसे, उत्प्रेक्षा। अगला है चंचल शब्द में चंचल वर्ण कौन सी मात्रा है। तो देखिए आप सभी, एक होता है लघु और एक होता है गुरु, ध्यान दीजिएगा आप सभी, लघु होता है और एक गुरु होता है। गुरु वर्ण में 2 मात्रा होता है, गुरु वर्ण में क्या होता है, 2 मात्रा होता है। जैसे कि चंचल जो आपसे देख रहे हैं, तो इसमें अंशवर है प्लस में एक च है, तो ये आपका गुरु वर्ण होगा। और लघु वर्ण में 1 मात्रा होता है, ध्यान दीजिएगा आप सभी। जैसे क जो है ये आपका लघु है, बट वहीं पर अगर अंशवर लग जाए या कह सकते हैं कि अ लग जाए या ए लग जाए, ये सभी गुरु मात्रा होता है। दिन काटना मुहावरे का अर्थ क्या है, समय बिताना, ऑप्शन में बी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन है कि सुधी आए सुधी जाए, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है। सबसे पहले ये समझिए कि सुधी का अर्थ होता क्या है, होश होता है, याद रखिएगा। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि होश आता है और होश जाता है, यहाँ पर विरोध प्रकट किया जा रहा है। एक बार कह रहा है कि होश आ रहा है और एक बार होश जा रहा है, इसमें विरोधाभास अलंकार होगा, ध्यान दीजिएगा आप सभी। एक उसके बाद 116 नंबर दिखेगा, तो ये गद्यांश दिया हुआ है, इसको पढ़ के यहाँ पर आंसर बताना था, हम आपको बताते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन है कि संहार का अर्थ क्या होगा। संहार का अर्थ होता है नाश, याद रखिएगा आप सभी, क्या होता है, नाश होता है। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, नग्न में कौन सा समास है। अगला है कि नग्न में कौन सा समास है। तो देखिए नग्न में तत्पुरुष समास है, याद रखिएगा आप सभी, कौन सा समास है, तत्पुरुष। अगला है कि शब्द की तीसरी शक्ति कौन सी होती है। तो आपको तीनों शक्ति के बारे में बताए थे कि पहला आपका होता है अमीधा होता है, तो याद रखिएगा अमीधा या अभिधा भी इसको कहते हैं हम सभी। दूसरा होता है लक्षणा होता है, ये भी आपको बताए थे। और तीसरा जो होता है वो आपका व्यंजना होता है, व्यंजना होता है। तो यहाँ तीसरी पूछा गया है, तो व्यंजना इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, ध्यान दीजिएगा आप सभी, बात समझे। अगला है कि शब्द शक्ति भेद के अंतर्गत आता है। तो ये इनमें से शब्द शक्ति भेद के अंतर्गत अभी बताएं कि शब्द शक्ति की 3 भेद, अभिधा, लक्षणा और व्यंजना, तो अभिधा हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, क्वेश्चन है कि जिस वर्णिक छंद के प्रत्येक चरण में 15 वर्ण होते हैं उसे क्या कहते हैं। तो देखिए अगर प्रत्येक चरण में अगर 15 वर्ण हो तो उसे मालिनी के नाम से जानते हैं। इससे पहले आपको बताए थे, क्वेश्चन रिपीट किया गया है, जो 2024 वाला पेपर था उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था, तो इसे मालिनी कहते हैं। यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा आप सभी, जो इंद्रवर्जा होता है, इंद्रवर्जा, इसमें प्रत्येक चरण में 11 वर्ण होते हैं। कितने कितने, 11 वर्ण होते हैं, ध्यान दीजिएगा आप सभी, बात समझे। उसके बाद जो सवैया देख रहे हैं, इसके प्रत्येक चरण में 26 वर्ण होते हैं। कितने कितने, 26 वर्ण होते हैं। उसके बाद जो है कि मंदाक्रांता जो है, इसके प्रत्येक चरण में जो वर्णों की संख्या है वो 17 वर्ण होते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, इंद्रवर्जा में क्या बताएं आपको, 11, उसके बाद सवैया में 26 और मंदाक्रांता में 17 और उसके बाद जो है कि मालिनी में 15 होता है। तो ध्यान दीजिएगा आप सभी। तो यहाँ से पूरा 120 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया था। अब आइए थोड़ा सा इंग्लिश वाला प्रश्न को देख लीजिए फटाफट कि क्या क्या क्वेश्चन पूछा गया था। देखिए इसका सॉल्यूशन जो है, यानी कि जो आपका 1 से लेके जो आपका 45 तक था, यानी कि कह सकते हैं कि जो आपका मैथमेटिक्स और उसके बाद जो कि इंग्लिश वाला है, इसका पीडीएफ सॉल्यूशन के साथ में टेलीग्राम पे दे देंगे। इससे पहले वाला सारा पीडीएफ हम दे दिए हैं, जाके देख लीजिएगा और बनाने का कोशिश कीजिएगा। हालांकि यहाँ पूरा हम आपको दिखाने वाले हैं, जो मेरा सब्जेक्ट था वो हम आपको कंप्लीट करवा दिए हैं। तो आपसे देख लीजिएगा किसके टॉपिक से क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए फिल इन द ब्लैंक से क्वेश्चन भर भर के पूछा गया है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पढ़ना है इसको, आप सभी को याद रखिएगा। आप सभी समझ रहे हैं बात को,
वीडियो को पॉज करके एक एक करके देख लीजिएगा आप सभी के कहाँ से क्वेश्चन पूछा गया, पूरा हम आपको दिखा देते हैं। फिर से एक बार घुमा के दिखाते हैं आप सभी को। वीडियो को पॉज कीजिए, उसके बाद देखिए। उसके बाद मैथमेटिक्स में देख लीजिएगा, एक घनाभ से क्वेश्चन पूछा गया था। यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देते रहिएगा आप सभी। तो क्वेश्चन आपका वृत्तीय बेलन से क्वेश्चन पूछा गया है, समीकरण से क्वेश्चन है, बहुपद से क्वेश्चन है, बहुपद से भर के क्वेश्चन पूछा गया, रेखीय समीकरण से क्वेश्चन है। उसके बाद यहाँ पर देखिएगा ट्रिगोमेट्री से है, चक्रवृद्धि व्यास से है। ट्रिगोमेट्री से भी अच्छा खासा क्वेश्चन पूछा गया है, वेटेज अच्छा खासा देखने के लिए मिला है। उसके बाद यहाँ पर देख लीजिएगा आप सभी नियामक, केंद्रिका नियामक से है, बहुलक माध्य, माध्यिका बहुलक से क्वेश्चन पूछा गया है। आंकड़ा ज्ञात करने के लिए क्वेश्चन पूछा गया है। अभाज्य संख्या से क्वेश्चन है, विषम संख्या से क्वेश्चन है, बट्टा से क्वेश्चन पूछा गया है। तो यहाँ पर पूरा देख लीजिएगा। इसका सॉल्यूशन हम वीडियो को पॉज कीजिए और पूरा बनाने का कोशिश कीजिएगा और हमको बताइएगा लास्ट में कितने स्कोर कर पा रहे हैं आपसे बना के। इसका पूरा सॉल्यूशन हम टेलीग्राम पे दे देंगे, आंसर के साथ में सॉल्यूशन सारा चीज़ हम आपको दे देंगे, बनाने का कोशिश कीजिएगा आप सभी। तो इस प्रकार से हम पूरा 120 क्वेश्चन आपको दिखाएं कि कैसा क्वेश्चन पूछा गया था। क्वेश्चन का लेवल बिल्कुल ठीक ठाक था, कहीं कोई दिक्कत नहीं था। अगर नॉर्मल आप सभी तैयारी कीजिएगा तो आराम से एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं, रिजल्ट बना सकते हैं आप सभी। और देखिए आप सभी को बताते हैं कि एप्लीकेशन पे क्लासेस चल रहा है, जहां हम आपको थ्योरी क्लास करवा रहे हैं बेहतरीन तरीके से। हर टॉपिक हर चीज़ें क्लियर किए हैं वहां पर। क्लासेस, नोट्स, PDF, ई बुक सारा चीज़ आपको दिया गया है। और क्लासेस टॉपिक वाइज है, थ्योरी क्लासेस है, जिससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो पाएगा। समास क्या है, समास को कैसे पहचाना है, अलंकार क्या है, अलंकार को कैसे पहचानना है, छंद क्या है, छंद कैसे पहचानना है, ये तमाम चीज़ आपको हम बताते हैं और बताए हुए हैं। थ्योरी क्लास करवाए हैं, प्लस में MCQ भी दिए हैं, जिससे कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। एप्लीकेशन से जो भी क्लासेस करना चाहते हैं, ज्वाइन करना चाहते हैं, अभी ऑफर भी चल रहा है, ऑफर भी दिया गया आप सभी को, फटाफट जाके ज्वाइन कर लीजिएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है क्या, तो जाइए ज्वाइन कीजिए और तैयारी कीजिए फ्रेंड, क्योंकि समय कम है। कम समय में अगर परफेक्ट तैयारी करना चाहते हैं, बेहतरीन तैयारी करना चाहते हैं, तो आप सभी को कोर्स ज्वाइन कर लेना चाहिए। तो जाइए ज्वाइन कीजिए, तैयारी कीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।